Hello, dear students. So, good morning to all of you. I hope you all are doing well with your economics. So, today, next topic we have Keynesian theory of employment. केन्ज का रोजगार का सिद्धांत। इससे पहले आपने पढ़ा होगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला गया क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में? दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। सेज लॉ ऑफ मार्केट में क्या बोला गया? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, मतलब इकॉनमी में जो भी उत्पादन किया जाएगा वो सारे का सारा बिक जाएगा। अब देखो हुआ क्या, 1929 में 30 में पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया और क्लासिकल थ्योरी को अप्लाई करने का ट्राई किया गया। क्लासिकल्स क्या बोलते थे कि अगर वेजेस को आप कम करेंगे तो इकॉनमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, और वेजेस को कम किया गया। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वेजेस को कम किया गया ताकि जो डेवलप नेशन थे उन्हें लगा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही जैसे ही वेजेस कम हुए, वेजेस कम होने से क्या फ़र्क पड़ा, जो लोगों का लेवल ऑफ इनकम था वो भी कम हो गया, उससे परचेजिंग पावर कम हो गई लोगों की। जब मुझे कम पैसे मिलेंगे तो मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम हुई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, परचेजिंग पावर के कम होने से डिमांड कम हो गई। ठीक है, और इसी को केन्स ने एग्रीगेट डिमांड का नाम दिया। सो केन्स ने क्या बोला बेसिकली कि अगर आपको इकॉनमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना है तो वेजेस कम करके नहीं होगा। गॉट इट। और दूसरा केन्स ने क्या बोला कि जो क्लासिकल ने अज्यूम किया था या क्लासिकल ने एक्सप्लेन किया था दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। अगर इकॉनमी में बेरोजगारी होगी तो वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी इकॉनमी में ड्यू टू फ्लेक्सिबल वेजेस। ठीक है, लेकिन केन्स ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। मतलब इकॉनमी में अल्प रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। अल्प रोजगार या बेरोजगारी इकॉनमी में पॉसिबल है। इकॉनमी में ओवर प्रोडक्शन होगा, ये केन्स ने बोला था। और केन्स ने थ्योरी propound की, जो उनकी बुक आई थी 1936 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसी में केन्स ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और इकॉनमी को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने किस तरह से निकल सकती है, क्या उसमें सरकार मेजर्स ले सकती है, क्योंकि क्लासिकल क्या मानते थे कि सरकार को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट केन्स ने क्या बोला कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकॉनमी को डिप्रेशन या की सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं किया जा सकता विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गॉट इट। सो एक बात याद रखिएगा, केन्स ने क्या बोला कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, और उस सिचुएशन में इकॉनमी में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है अंडर एम्प्लॉयमेंट में। क्लासिकल क्या बोलते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और दोनों सेम ही बात है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट बोलो आप चाहे इक्विलिब्रियम बोलो। सो इसके बाद अजम्पशन। फर्स्ट इज योर शॉर्ट रन टाइम हॉरिजन। सो एज यू नो केन्सियन थ्योरी बेस्ड है शॉर्ट रन के ऊपर, बिकॉज केन्स क्या मानते थे, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और जो वेजेस है वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब उनमें चेंजेस ईजिली नहीं किए जा सकते। जो एक्टिव रोल ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस क्लोज्ड इकॉनमी के ऊपर बेस्ड है। गॉट इट। और सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा इकॉनमी में। इसके साथ साथ और भी एजम्पशंस थी, जैसे जो आपका सेविंग है वो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, उसमें केन्स ये मानते थे कि सेविंग डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम, और जो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह के अजम्पशंस थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो केन्स ने एक्सप्लेन किया था। केन्स के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड फर्दर डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। केन्स
एनालिसिस आपका बेस्ड है शॉर्ट रन के ऊपर, सो एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। जबकि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो फर्दर डिपेंड करती है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कंजम्पशन डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर, और एमईसी डिपेंड करता है सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड के ऊपर। डिमांड फॉर मनी फर्दर डिपेंड करता है 3 मोटिव के ऊपर, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव एंड लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेशन मोटिव। ठीक है, सो अब केन्स ने क्या बोला कि एज यू नो इन द शॉर्ट रन आप कंजम्पशन को इतने ईजिली चेंज नहीं कर सकते हैं, और कंजम्पशन डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझें, हाँ, अगर किसी पर्सन के बाल नहीं है तो उसके लिए कॉम्ब या कंघी का कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, सो कंजम्पशन को इतने ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज होगा। हालांकि यू कैन चेंज द कंजम्पशन, बट एज यू नो कंजम्पशन को इतने ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट केन्स ने कंसेप्ट में क्या बोला कि जब डिप्रेशन होता है या इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है इकॉनमी में। सो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे इकॉनमी में। उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, और उससे इकॉनमी में लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज़ होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। ये बोला केन्स ने। ठीक है, सो केन्स का बेसिक आइडिया था कि अगर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो उससे इकॉनमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा। क्लासिकल क्या मानते थे कि इकॉनमी में जो बेरोजगारी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। केन्स ने बोला नहीं, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जो ऊपर एक्सप्लेन किया हमने वही है। उसके बाद शेड्यूल में केन्स ने क्या बोला कि इकॉनमी में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है, कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड 60। एग्रीगेट डिमांड क्यों 60 है? बिकॉज इट कंसिस्ट शॉर्ट रन कंजम्पशन और ऑटोनमस कंजम्पशन। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन कंजम्पशन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। बस आप ये समझ लो, शॉर्ट रन कंजम्पशन में देर इज़ C0 प्लस B/, ये आपका शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है B/, B इज़ योर MPC, Y इज़ योर लेवल ऑफ इनकम, C0 इज़ योर ऑटोनमस कंजम्पशन। इसका लेवल ऑफ इनकम के साथ कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल आज आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, या आप पुरानी सेविंग से खर्च करेंगे या पैसे उधार लेंगे। सो दैट्स द ऑटोनमस कंजम्पशन। सो इकॉनमी में इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है? 40 यूनिट्स। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये बोला केन्स ने, देखिए लेवल ऑफ OX पर मेजर किया हमने एम्प्लॉयमेंट, OY पर मेजर किया हमने एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। AS एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इट इज़ आल्सो नोन एज 45 डिग्री लाइन और इनकम लाइन। ठीक है, हालांकि इस पॉइंट के बाद E1 के बाद ये आपका OY एक्सिस के पैरेलल है बिकॉज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सपोज इनिशियल लेवल में एग्रीगेट डिमांड कर्व है आपका AD, जो OY एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पॉइंट E पर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड पॉइंट E इज़ द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ये भी ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। जैसे ही इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और, केन्स ने क्या बोला था, अगर इकॉनमी में मान लो प्राइसेस में कमी होती है, प्राइसेस में डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब उससे कैसे बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड? जब प्राइसेस कम होंगे तो उस वजह से जो रियल वेजेस है वो बढ़ जाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा।
फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं और एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऊपर, जैसे हाँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन 100 रुपये कमा रहा है और समोसे के प्राइस है 10 रुपये, तो आप 100 रुपये से 10 समोसे खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस कम हो गया, मान लो समोसे के प्राइस हो गए 5 रुपये, तो आप 100 रुपये से 20 समोसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये जिससे हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, तो प्राइसेस के कमी होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। या फिर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ तो भी एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगा। तो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया AD1, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E1 के ऊपर, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया ON1 से लेकर ON, जो कि आपका इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। सो केन्स ने क्या बोला कि अगर आपको इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो आपको इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी और इकॉनमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि नॉर्मल कंडीशन क्यों है अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट इज योर द सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। एज यू नो केन्स ने क्या बोला था, साइकोलॉजिकल लॉ, जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल जैसा आप समझ लो कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से इनकम बढ़ी है। मान लो इनकम डबल हो गई ना, तो आप कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे लेकिन कंजम्पशन डबल नहीं करेंगे। ठीक है, अनसर्टनिटी एंड वोलेटाइल MEC and preserve effect of wage cuts. Next is your necessity of public intervention और fiscal policy. मल्टीप्लायर का कंसेप्ट नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट इज योर क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो लिमिटेशंस क्या क्या रही केन्जियन थ्योरी की। एज यू नो स्टैटिक है, शॉर्ट रन के ऊपर बेस्ड है। स्टैगफ्लेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है बेसिकली, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाँ। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या मतलब है कि जब सरकार इकॉनमी में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, सरकार इकॉनमी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, वो सिंपल जैसे भी मैं अगर एक्सप्लेन करें। क्लोज्ड इकॉनमी, एज यू नो एट प्रेजेंट क्लोज इकॉनमी पॉसिबल नहीं है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हर कंट्री का किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो अनरियलिस्टिक वेज रिजिडिटी अजम्पशन। सो दैट्स ऑल अबाउट केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हालांकि एज यू नो इसमें अजम्पशन और क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, इसके कंक्लूजन्स है, थोड़ा सा इसमें मॉडल है। सो बट दैट्स सफिशिएंट इफ़ यू हैव understand it. So that's all about Keynesian theory of employment. If you have any query regarding any topic, regarding any concept, you can ask in the comment section and I will explain in the different videos. But this is the important concept. केन्स ने क्या बोला, जो इफेक्टिव डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड फर्दर डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। ठीक है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल है। गॉट इट? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।